दोस्तों, आप सभी का स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए एंसेंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गुप्त वंश, गुप्त एम्पायर्स। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देख लिया तो आपको गुप्त वंश के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके किसी भी एग्जाम में गुप्त वंश से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे देंगे। साथियों, बिना किसी क्वेश्चन को स्किप किए और किसी फैक्ट को छोड़े आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर गुप्त वंश का शासन था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा। आपने इसको याद रखना है। अब मैं आपको गुप्त वंश के बारे में कुछ की पॉइंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँगा, जिससे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट है, गुप्त वंश ने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया। ये आपने याद रखना है। जो गुप्त वंश का शासनकाल था वो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का था। दूसरा पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ये भी आपने याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। गुप्त साम्राज्य ने 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मगध में उभरा और उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को कवर किया। गुप्त साम्राज्य ने जो शासन किया था वो मगध में और उत्तर भारत के बड़े हिस्से को कवर किया था। चौथा पॉइंट है, गुप्त काल को लोकप्रिय रूप से भारत के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस काल को जो है भारत के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो आपने याद रखना है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश के पहले 2 शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका कार्यकाल रहा है 320 ईस्वी से 330 ईस्वी तक। दूसरे थे समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल है 330 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहा है 380 से 415 ईस्वी। और कुमारगुप्त का जो शासनकाल रहा है वो 415 से 455 ईस्वी। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? दोस्तों, हमने अभी की पॉइंट में ही पढ़ा है कि गुप्त युग को जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, गुप्त युग। कुछ पॉइंट देख लेते हैं गुप्त युग के बारे में। प्राचीन भारत में गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों के कारण इसे ऐसा कहा जाता है। स्वर्ण युग कहने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है कि कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों के कारण इसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग को उत्तर भारतीय कला का शास्त्रीय शिखर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवधि में हिंदू कला में प्रतिष्ठित नक्काशीदार पत्थर के देवता का उदय हुआ। यह भी आपने याद रखना है कि इस अवधि में जो है हिंदू कला में प्रतिष्ठित नक्काशीदार पत्थर के देवता का उदय भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में मूर्ति कला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र जो था वो मथुरा था। दोस्तों, अगर आपने ये सभी पॉइंट याद रख लिए ना तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो है गुप्त काल दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त मूर्ति कला के 3 मुख्य विद्यालयों को मथुरा स्कूल,
सारनाथ स्कूल और नालंदा स्कूल के रूप में जाना जाता है। गुप्त मूर्ति कला के जो 3 मुख्य विद्यालय थे वो आपके मथुरा स्कूल था, सारनाथ स्कूल था और नालंदा स्कूल था। इसी कारण हम कह सकते हैं कि गुप्त युग को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में विनियुक्तक और उपरिक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? भारत के इतिहास के संदर्भ में विनियुक्तक और औपचारिक शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। गुप्त वंश के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था लगभग मौर्य साम्राज्य के समान थी। गुप्त शासन के समय प्राचीन भारत में राजनीतिक समरसता थी। एक राजनीतिक छत्र के नीचे उत्तर भारत का एकीकरण हुआ था, जिससे वृद्धि और विकास के युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्व प्रशासन के कर्तव्य को विनियुक्तक, राजूक, उपरिक, दशप्राधिक और ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्व के 18 स्रोतों में भू राजस्व प्रमुख था। राजस्व के जो 18 स्रोत थे ये आपने याद रखना है और उसमें जो सबसे प्रमुख था वो भू राजस्व था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस हेतु कुल उपज का 6वां हिस्सा तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्यवर्त के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। दूसरा कथन है, दक्षिणापथ शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ये दोनों कथन ही सत्य हैं। आओ इसके बारे में देख लेते हैं क्यों ये कथन सत्य हैं। समुद्रगुप्त साम्राज्य का उल्लेखनीय शासक थे। वह प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। दूसरा पॉइंट है, वह चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी के पुत्र थे और उन्होंने अपने वंश के राजनीतिक अधिकार को काफ़ी बढ़ाया। दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे उनकी विजय के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन नाम दिया गया था। फिर भी वह कई क्षमताओं वाले व्यक्ति थे जिन्होंने साम्राज्य के लिए आधार तैयार किया। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजय और नीतियों को गुप्त साम्राज्य के उदय के लिए श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरिसेन, कालिदास, सुश्रुत। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे वो आपके हरिसेन और कालिदास थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय वह कला और संस्कृति में गहरी रुचि के लिए जाने जाते थे और उनके दरबार में नवरत्न या नवरत्न सुशोभित थे। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने विक्रमादित्य, कौशल का सूर्य और सक्री की उपाधि का आनंद लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों के बारे में भी आपने याद रखना है। उन्होंने विक्रमादित्य, जिसको कौशल का सूर्य और सक्री की उपाधियों का आनंद लिया था। थर्ड पॉइंट है, उनके शासनकाल को अक्सर युद्धों के लिए नहीं बल्कि कला और साहित्य के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का दरबार प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सुशोभित था,
जिन्हें सामूहिक रूप से नवरत्न के रूप में जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। अमर सिंह, धनवंतरी, घटक, घटकरपारा, कालिदास, छपनक, शंकु, वराहमिहिर, बरूची, वेताल भट्ट नामक 9 रत्न या नवरत्न जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है महान सांस्कृतिक कवि और नाटककार कालिदास उनके दरबार में फले फूले। हरिसेन का प्रयोग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना करने के लिए जाने जाते हैं। काव्य के इस शिलालेख का शीर्षक है और इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। वृद्धावस्था में हरिसेन चंद्रगुप्त के दरबार में थे। ये मैंने बता दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हरिसेन और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक चरक पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत जो थे वो 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा लिखित चरक संहिता चिकित्सा पर एक उल्लेखनीय पुस्तक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चरक संहिता के जो लेखक है वो आपसे पूछे जाते हैं। सुश्रुत के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। वह एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे और इतिहास में पहले शल्य चिकित्सक थे जिन्हें शल्य चिकित्सकीय तकनीकों को बनाने और उन्हें पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों ये मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ आपने इनको 2-3 बार पढ़ लेना है। आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप जो भी क्वेश्चन बनेगा इनसे डायरेक्ट लगा दोगे एग्जाम में। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सुश्रुत को उन्हें कुषाण काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें शल्य चिकित्सक के जनक और प्लास्टिक शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सक के जनक और प्लास्टिक शल्य चिकित्सक के जनक भी जाना जाता है। सुश्रुत संहिता जिसे उन्होंने इस विषय पर लिखा था को प्लास्टिक शल्य चिकित्सक पर लिखी गई पहली पुस्तकों में एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 390 ईस्वी में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय उनके दरबार के विद्वान खगोलीय शास्त्री वराहमिहिर और संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली सम्राट 380 से 415 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय वह समुद्रगुप्त का पुत्र था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 से 409 ईस्वी तक गुजरात, बम्बई के उत्तर, सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत और मालवा को अधीनस्थ कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर और संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो आपने याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सक पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अभी हमने देखा है गुप्त काल के दौरान चिकित्सक पर अपने कार्यों के रूप में जो है सुश्रुत जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यह आपने याद रखना है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सुश्रुत भारत में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन है। वह गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं।
यद्यपि उन्होंने 5वीं शताब्दी के दौरान अभ्यास किया, लेकिन चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में उनके कई योगदान पश्चिम दुनिया में इस तरह की खोजों से पहले थे। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि सुश्रुत संहिता को किसने लिखा था, तो आपने याद रखना है कि सुश्रुत ने लिखा था। कहा जाता है कि गुप्त काल के दौरान उन्हें सबसे अच्छा सर्जन माना जाता था। सुश्रुत अपने अनुभवों का एक पूरा संग्रह नेत्र रोगों के लिए समर्पित करते हैं। गुप्त वंश ने 3री शताब्दी के मध्य में लगभग 543 ईस्वी तक शासन किया। श्री गुप्ता द्वारा स्थापित गुप्त वंश के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आता हूँ, तो मेरी वीडियो को आप देख लिया करें, क्योंकि उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। आपको अब याद भी हो चुका होगा, मैंने 2-3 बार बता भी दिया है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। उन्होंने घटोत्कच द्वारा सफल किया गया था। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे और वह पहले महाराज धीराज कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 330 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त प्रथम से उत्तराधिकार प्राप्त किया, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह एक महान सैन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और कहा जाता है कि उन्होंने दक्कन में एक सैन्य अभियान की कमान संभाली थी और विंध्य क्षेत्र की वन जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के व्यापक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये भी आपने याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त राजाओं के शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। गुप्त शासन काल के दौरान प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब से 3-4 बार तो पूछा जा चुका ही है कि जो है चीनी यात्री फायान किसके कार्यकाल में भारत आए थे, तो आपने याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, या फिर यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो जो यात्री था वो फायान आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अपने 9 वर्षों के प्रयास में उन्हें गुप्त साम्राज्य में 6 साल बिताए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। शक क्षत्रप के अंतिम शासक रुद्र सिंह III को पराजित गद्दी से उतारकर मार दिया था। पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ प्रायद्वीप में उनके क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये भी आपने याद रखना है, पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी, तो आपने याद रखना है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? भारतीय मैकियावेली के नाम से जो है कौटिल्य को जाना जाता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, आपने इसको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है, अर्थशास्त्र और संस्कृत में राजनीति पर एक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र को आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले 1905 में और शर्मा शास्त्री ने की थी। पॉइंट है, निकोलो डी बर्नार्डो दे मैकियावेली एक इतालवी दार्शनिक, राजनीतिक इतिहासकार और लेखक थे। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन
और राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, निकोला डी बर्नार्डो दे मैकियावेली एक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1513 ईस्वी में लिखी गई मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस सेकंड प्रिंसेपी थी। विशाख दत्त के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक था। दूसरा पॉइंट है, यह मौर्यों के अधीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा देता है। ये भी आपने याद रखना है। अब मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने उन्होंने इंडिका लिखी थी, जो मौर्य प्रशासन विशेष रूप से पाटलिपुत्र की राजधानी के प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में विस्तृत विवरण देता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल रहा 322 से 298 ईसा पूर्व। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया। यह भद्रभाऊ के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं के साथ मैसूर के पास श्रवण बेलगोला चले गए और खुद को मरने तक भूखा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का साहित्यकार कौन था? गुप्त काल के जो साहित्यकार थे वो भैरवी, कालिदास, हरिसेन, ये आपके ऑप्शन में दे रखा है। ये तीनों ही गुप्त काल के साहित्यकार थे। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराज कहा गया है। वह समुद्रगुप्त उनके अगले उत्तराधिकारी के पिता भी थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी एक प्राचीन कबीले का नाम है जिसका मुख्यालय गौतम बुद्ध के समय में वर्तमान बिहार के वैशाली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सक पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? गुप्त काल के दौरान चिकित्सक पर अपने कार्य के लिए जो जाना जाता था वो सुश्रुत था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है वो आपका समुद्रगुप्त का विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अथविक राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय इतिहास में अथविक राज्य के नाम से वन साम्राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अथविका राज्य ने वन साम्राज्य को संवर्धित किया। यह गुप्त वंश में था। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत में वन राज्यों अथविका राज्य के राजाओं को अपना सेवक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी में थी। गुप्तों की जो राजधानी थी वो आपकी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासक और तथ्यों के बारे में बता देते हैं। श्री गुप्त थे जिसका जो कार्यकाल था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। श्री गुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। उन्होंने महाराजा की उपाधि का प्रयोग किया। घटोत्कच श्री गुप्ता के पुत्र थे। दूसरे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त
प्रथम का जो कार्यकाल था वो आपका 319 ईस्वी से 334-35 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त युग की शुरुआत की थी। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, इसके बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल था 380 से 412 ईस्वी तक। उसके शासनकाल में नवरत्न, उनके दरबार में नौरत्न विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल रहा है 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। इन्होंने शासन किया और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य भी कहा जाता था, ये भी आपने याद रखना है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है कुमारगुप्त के बारे में, तीनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट राजा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, हुरणों के हमले को खारिज कर दिया, लेकिन इससे उनके साम्राज्य के खजाने पर दबाव पड़ा। नेक्स्ट राजा हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम ज्ञात शासक था, जिसका कार्यकाल रहा है 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुरणों पर विजय का उल्लेख मिलता है? भीतरी शिलालेख में स्कंदगुप्त की हुरणों पर विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसका स्कंदगुप्त के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने अपने शत्रुओं से गुप्त साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। उन्होंने भीतरी शिलालेख की रचना की, जो 19 पंक्तियों में लिखा गया था, जो उनके और उनकी उपलब्धियों के बारे में स्कंदगुप्त के पूर्वजों का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कंदगुप्त के बारे में। भीतरी शिलालेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। हूण मध्य एशियाई जनजाति है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में उत्तर पश्चिम से आक्रमण किया था। भीतरी शिलालेख में भी स्कंदगुप्त के पुष्यमित्र के साथ संघर्ष का उल्लेख है। ये सब पॉइंट आपने याद रखने हैं स्कंदगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से जुड़े हैं। दूसरा कथन है अमरसिम्हा हर्षवर्धन से जुड़े हैं। थर्ड पॉइंट है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपने बताना है। जो ये 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपका केवल तीसरा कथन सही है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े हुए थे। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यागपरस्ती की रचना किसने की? पर्यागपरस्ती की जो रचना की थी वो हरिसेन ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? अब आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से जो विवाह किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं।
महारोली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल में बनवाया था? महरोली लौह स्तंभ को जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने शासनकाल में बनवाया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण आक्रमण को किस गुप्त शासन ने असफल कर दिया था? हूण जनजाति ने जब आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त शासक ने असफल कर दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग की शुरुआत का निर्धारण करने के लिए बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि फाहियान गुप्त युग की शुरुआत का निर्धारण करने के लिए बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए गुप्त वंश से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन और उनके जो है की पॉइंट और एडिशनल जानकारी लेकर आया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।